कोड लिखना एक स्किल है, लेकिन एल्गोरिदम का एनालिसिस करना वो लेवल अप स्किल है। सोचो तुमने सॉर्टिंग का कोड लिखा, चल तो रहा है, लेकिन दूसरे का कोड उसी काम को 10x फास्टर कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, यही आज हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि एल्गोरिदम का एनालिसिस परफॉर्मेंस के लिए क्यों जरूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम बस कोड ना लिखो, योर कोड मस्ट बी एफिशिएंट एंड ऑप्टिमाइज्ड। हाय एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में गाइज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझा हुआ था। अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आई विल सजेस्ट यू कि इसको देखो और डोंट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम रैंडम वीडियो गाइज, बिकॉज ये पूरी एक सीरीज़ है जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको मेरा सजेशन यही है कि आपको ये सारे वीडियोस एक एक लेक्चर बाय लेक्चर आपको देखना चाहिए, तभी जाके आपकी एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग तैयार होगी और आप आगे इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए, सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैंने आप लोगों के लिए कुछ आपसे मैं ये भी करूँगा कि मैं जो भी आप लोगों को समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ उसके मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना के रख रहा हूँ, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं। बट इसमें आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये नोट्स आप लोगों को चाहिए हैं गाइस, तो आपको यहाँ पे मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। एंड यहाँ आप इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम हैंडल को बेसिकली आप सर्च करो इंस्टाग्राम पे, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसको फॉलो करो और यहाँ पे मैं सारे नोट्स इसके मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी नोट्स हैं वो आप यहाँ पे से ले सकते हो एंड यू पीपल कैन लर्न फ्रॉम हियर, राइट। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड समझना शुरू करते हैं कि यार व्हाई एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि यार आपने जब कभी भी कोई एक इंटरव्यू दिया हो, अगर कभी या आगे नहीं भी दिया हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप एक इंटरव्यू देते हो किसी भी कंपनी के अंदर, वहाँ पे आपसे कोड लिखने को बोला जाता है, आपने कोड लिख दिया। बट इसके बाद जब कभी आपको बोलते हैं कि यार इस पर्टिकुलर कोड को आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मतलब आप अगर उसके लिए आपको ये बोला जाए कि आप इसकी एफिशिएंसी आप बढ़ाओ या आप इसकी एफिशिएंसी बताओ कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, दैट इज़ द पॉइंट यार जहाँ पे ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने बेसिकली ये समझने की कोशिश नहीं करी कि यार जो कोड आपने लिखा हुआ है वो एफिशिएंट कोड है कि नहीं है। एक कोड को लिखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे, राइट। अब देखो, कुछ एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी बताता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा समझ में आएगा कि यार बेसिकली क्यों हमारे को डीएसए की इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें उसको समझना चाहिए। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ मेरे पास में कुछ 1000 पैकेजेस हैं गाइस, ठीक है, मेरे पास कुछ 1000 पैकेजेस हैं और मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार आपके पास दो तरीके हैं इन 1000 पैकेजेस को डिलीवर करने के। एक तरीका होता है आपके पास में कि यार आप साइकिल उठाओ और आप साइकिल से जाना शुरू कर दो, राइट। बट अगर आइए, आपको भी पता है कि यार अगर आप साइकिल से जाते हो तो आप बेसिकली मैक्सिमम 10 पैकेजेस आप डिलीवर कर सकते हो। बट ये सिस्टम जो होता है वो 1000 पैकेजेस के लिए फेल हो सकता है। इज दैट क्लियर? बट अगर वही चीज़ अगर आप ट्रक के थ्रू जाओगे तो ये पर्टिकुलर 1000 पैकेजेस ट्रक इजीली कैरी कर सकता है। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का सिर्फ यही मतलब है, मतलब आपको ट्रक समझना है कि ट्रक कौन सा है जो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए या एक लार्ज नंबर के लिए हमारे को प्रॉपरली सपोर्ट करेगा। लार्ज नंबर के लिए मतलब जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है तो आप उसको किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, आप उसमें कुछ इनपुट करते हो, एन की एक वैल्यू होती है, राइट। उस एन की वैल्यू के लिए बेसिकली आप ये देखते हो कि ये कितना एफिशिएंटली काम करने वाला है। तो जितना हमारे को एन की वैल्यू लार्ज होगी और हमारी एल्गोरिदम टाइम कम लेगी, वो पर्टिकुलर चीज़ हमारे को डिसाइड करती है कि यार ये एफिशिएंट कोड है। अब टाइम कम लेने का मतलब ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, उस वीडियो को आप एक बार देख लो तो आपको वहाँ पे ये टाइम से रिलेटेड चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना, मैं किस टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो आगे अपन बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार अगर हम एल्गोरिदम्स का एनालिसिस करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो देखो, यहाँ पे नोट्स में मैंने ऑलरेडी लिख के रख रखा है, द आइडिया इज टू मेजर द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ
ऑफ टाइम टेकन बाय फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। मतलब कोई भी एक फंक्शन है उसमें उसका एक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देखा जाता है कि वो कितना टाइम ले रहा है बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट साइज। हम लोग आगे इसको और अपन ध्यान से समझेंगे, बट यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। द आइडिया इज टू मेजर द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, है ना, ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम टेकन बाय फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब हम एक एल्गोरिदम के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्गोरिदम ज़रूरी नहीं है कि यार वो मशीन डिपेंडेंट होगी या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट होगी, क्योंकि कई लोगों का ये सोचना होता है कि सर पाइथन बहुत फास्ट होती है या सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस जो है वो असेंबली के थोड़े करीब होती है, तो क्या हम एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई एक चीज़ लिखते हैं तो क्या वो वहाँ पे उससे डिपेंड करती है क्या? नहीं भाई, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगी। उसको हम लोग बेसिकली जो मेजर करेंगे वो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर हम लोग मेजर करने वाले हैं। अब ये क्या है वर्स्ट केस सिनेरियो? वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नो नीड टू इम्प्लीमेंट, वी कैन एनालाइज द एल्गोरिदम। मतलब आप एक सूडो कोड लिखते हो, सूडो कोड लिख के भी आप पता कर सकते हो कि जो आपने काम करने का तरीका डिसाइड किया हुआ है ये सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ था, बट यहाँ पे देखो मैं आपको इसके अलग अलग कुछ तरीके बताऊंगा गाइस, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब मैं डायरेक्टली अभी आपको ये नहीं बताने वाला कि यार इसमें कौन सा तरीका एकदम बेस्ट है, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये ड्राई रन करने की प्रोसेस जो है गाइस, ये आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे आजकल क्या है कंप्यूटर सिस्टम और सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो बस लिखा और फटाफट डिबगर लगा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके देख लिया। ये गलत अप्रोच होती है। सही अप्रोच यही है, अगर आप डीए से वाकई में अच्छा सीखना चाहते हो ना, ये जो ड्राई रन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा आप इसको ज़रूर देखना। चलो अब अपन यहाँ से समझना शुरू करते हैं। एक नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है, तो देखो इसी प्रोग्राम को लिखने के मैंने 3 अलग अलग तरीके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला तरीका ये है, मैंने एक सम लिया, यहाँ पे फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक इस प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिक तरीके से मेरे को लिखना था, दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इंटीजर सम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 0 किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा गाइज, नहीं पता है तो आप देख सकते हो, ये भी एक तरीका होता है ना। मैंने इसमें बोला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे से अपन ने रिटर्न कर दिया सम। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किए हुए हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को देखने के लिए, इसको समझने के लिए देखो एक ड्राई रन भी मैंने यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है जिसको आपको समझ में आएगा। अभी अपन n की वैल्यू 5 ले रहे हैं, हालांकि इसको वर्स्ट केस के लिए चेक करना चाहिए, बट अभी मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एनालिसिस के टाइम पे अपन वर्स्ट केस सिनेरियो लेके बात करेंगे बाद में। तो देखो जब मैंने छोटी वैल्यू से इसको लिया तो आपको भी इसी तरीके से करना चाहिए कि यार जो जो वैल्यूज़ दी हैं, जैसे n अपन ने लिया हुआ है, सम लिया हुआ है, फिर यहाँ पे सम हमारा कैलकुलेट हो रहा है, फिर यहाँ पे हम सम रिटर्न कर रहे हैं, तो जो जो वेरिएबल्स आपके यूज़ हो रहे हैं वो वेरिएबल्स आपको ऐसे लिख लेना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल n के अंदर आपने 5 लिया, सम में इनिशियली आपने 0 कर दिया। अब ये जो कैलकुलेशन हो रहा है उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी, तो मेरे को जो आंसर आ रहा है गाइज वो 15 मेरे को आंसर आ रहा है। ये आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है, और आपको करना ही चाहिए, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। देखो दूसरा अप्रोच देखते हैं। अप्रोच 2 में मैंने क्या किया हुआ है, सेम फंक्शन है गाइस, हमने सम को 0 से इनिशियलाइज किया, एक लूप लगाया मैंने n तक के लिए, और यहाँ पे अंदर आके मैं क्या बोल रहा हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ये भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो गाइज, ये चलेगा। ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका आपको ये सम निकाल के देता है 1 से लेके वो पर्टिकुलर नंबर तक। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला कि n की वैल्यू मैंने 5 ले ली। अब मैं सम के अंदर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सम जब i की वैल्यू 1 है तो मैंने बोला सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब सम में पहले 0 था, अब अपन ने i इसमें ऐड कर दिया, तो ऐसे करके आपको 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब ये जाएगा तो सम में उस तरफ उस समय पे मेरे पास में 1 हो चुका है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 करेंगे तो वो बेसिकली हमारे को 3 दे देगा। तो इस तरीके से आप जब इसको करते हुए जाओगे गाइस तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है वो आई की वैल्यू में उठा के प्रीवियस सम में ऐड करता जा रहा हूँ, और इस तरीके से मेरे को एक बेसिकली वैल्यू मिल जाती है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जैसे n की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ये पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हम लूप से बाहर आ जाते हैं,
राइट। ये आप लोगों ने यहाँ तक का देख चुके हो। अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे अपन अगला एक और अप्रोच देख लेते हैं। सेम यही सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सम इज इक्वल टू 0 किया है। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ जिसमें मैं उसको एन तक लेके जा रहा हूँ, और जो जे का लूप अपन चला रहे हैं वो अपन आई तक लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना, मतलब पहली बार में जब ये चलेगा तो जे अंदर वाला लूप जो है वो सिर्फ एक बार चलने वाला है। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो अंदर वाला लूप टू टाइम्स चलेगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये 3 टाइम्स चलेगा। जब 4 होगी तो 4 टाइम्स चलेगा। जब 5 होगी तो 5 टाइम्स चलेगा। ये आपको समझ में आ गया। और उस टाइम पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सम को प्लस प्लस करते हुए चल रहे हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुम ऐसा समझो कि अगर तुम्हारे पास में n की वैल्यू लेट्स से n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो जब मैंने आपको ये बोला कि अंदर वाला लूप बेसिकली आपके पास में कितनी बार चलने वाला है, तो अंदर वाला लूप आपका डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ बाहर वाला जो लूप है, मतलब आउटर लूप जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला कि आई की वैल्यू 1 है तो अंदर वाला लूप एक बार चला। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो अंदर वाला लूप आपका 2 टाइम चला। जब आई की वैल्यू 3 हो गई तो अंदर वाला लूप 3 टाइम चला, मतलब 3 इंटू 3 इतनी बार आपके पास में ये लूप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उतनी बार सिर्फ सम को हम प्लस प्लस करते हुए चलते हैं। तो एक बार आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो, द वे आई हैव एग्जीक्यूटेड इट, एंड यू विल बी गेटिंग 15 फॉर दिस ऑल्सो। इसका मतलब आपके पास में 3 ऐसी अप्रोच हो गई हैं जिससे आप बेसिकली एन नेचुरल नंबर्स का आप सम निकाल सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये है कि यार इन तीनों अप्रोच में कौन सी बेटर अप्रोच है, किस अप्रोच के साथ में आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप अपन एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। अब आपने ये ड्राई रन करना तो सीख लिया है, अभी नहीं किया हो तो गाइज मेरा सजेशन है इसको ज़रूर करो और समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मेरे को पॉज करके और मेरे साथ में इसको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि यार ये किस तरीके से काम करता है और कैसे हम पता करते हैं कि यार कौन सी एल्गोरिदम्स हमारे पास में अच्छी है, ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पे फंक्शन 1 ले लेते हैं पहला, जिसमें हम सिंपल एक फॉर्मूला लगा के काम कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे से क्या किया कि वी विल काउंट हाउ मेनी बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एज अ फंक्शन ऑफ n। मतलब जो मैंने एक फंक्शन के अंदर n की वैल्यू दी है, उस n की वैल्यू के लिए हमको नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करने हैं, इसमें कितने लग रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे से बोला कि यार इंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी जो इंट सम इज इक्वल टू 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं गाइज। ये 3 ऑपरेशंस अपने को देखना पड़ेंगे। तो अगर मैं इंट सम इज इक्वल टू 0 बोलता हूँ तो देखो दिस इज अ सिंगल असाइनमेंट ऑपरेशन, एक ही बार असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम टेकन है दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, या आप इसको बोल सकते हो कांस्टेंट टाइम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सम इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हर एक चीज को हम थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं। देखो तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि यार n प्लस 1 जो है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, है ना, बॉडमास का जो रूल होता है उसके हिसाब से। तो n प्लस 1 हमारा एग्जीक्यूट होगा जो कि एक एडिशन है। n इंटू एन प्लस 1 ये भी एक बार होगा जो कि हमारा एक मल्टीप्लीकेशन है। डिवाइड कर रहे हो तो ये भी एक बार हो रहा है, दैट इज ये भी आपके पास में 1 डिवीजन है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। पर ये 3 ऑपरेशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए या फॉर्मूले के लिए ये फिक्स है, और ये भी आपको कांस्टेंट टाइम ऑफ ऑपरेशन ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहां पर भी मैं ये बोल सकता हूं कि यार इसका भी जो टाइम टेकन है दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। अब जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न सम की, तो रिटर्न सम भी आप देख सकते हो कि ये भी एक ही बार होना है, राइट। सो इसका भी जो टाइम टेकन है दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, सो सिंस ऑल ऑपरेशंस आर कांस्टेंट टाइम, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 ही इसका होने वाला है। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन n, मतलब n की वैल्यू आप तुम कुछ भी रख दो, मतलब n की वैल्यू अगर 10 टू द पावर 10 भी रख दिया तब भी ये फॉर्मूला तो एक ही बार कैलकुलेट हो रहा है, मतलब n की वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे वहां पे। तो इसका जो टोटल ये निकल के आएगा गाइस, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 विल बी कमिंग एंड दिस इज द कांस्टेंट टाइम, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग।
अब आप चाहो तो आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो और यहाँ से समझ के इसको समझ सकते हो कि यार ये ऑर्डर ऑफ 1 क्यों आया है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, सो वी विल नॉट बी वेस्टिंग द टाइम, आप यहाँ पे देख के समझ लेना। अब नेक्स्ट देखो कंपैरिजन विद सेकंड अप्रोच, ये अगली वाली जो अप्रोच है इसके साथ हम लोग कंपैरिजन करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यार इसका टाइम कितना आएगा या इसको कितना ड्यूरेशन लगता है कैलकुलेट होने में। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे से देखो आपने सम इज इक्वल टू 0 करा, फिर एक लूप लगाया हुआ है एंड दिस लूप इज गोइंग टिल n टाइम्स, ठीक है। और जितनी बार ये जा रहा है उतनी बार ये वाला जो ऑपरेशन है ये आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आइट्रेशंस के ऊपर लूप के, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपने यहाँ पे से इसको रिटर्न करा। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे ये बोलता हूँ कि सम इज इक्वल टू 0 जो है दिस इज द कांस्टेंट टाइम, है ना, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। देन रिटर्न का भी अगर मैं बोलता हूँ तो ये भी एक ही बार हो रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ 1। और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई जो मैं आपसे बोलूँ तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 है, बट ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ आइट्रेशंस के ऊपर। मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है ये 5 टाइम्स चलेगा। अगर n की वैल्यू 10 है तो ये 10 टाइम्स चलेगा। मतलब मैं अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा तो ऑर्डर ऑफ n निकलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है गाइस वही हमारे पूरे फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। तो इसलिए मैंने ऑर्डर ऑफ 1 जो है इनको मैंने इग्नोर किया है एंड ऑर्डर ऑफ n को लेके मैंने यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर आपको लगता है कि यार कैसे इसको मैंने किया हुआ है, आप नोट्स में जाके इसको देख सकते हो। यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द नोट्स, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे से देखो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट करके भी लिखा है कि अप्रोच 1 यूजेस मैथमेटिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ लूप, इट इज़ मच मोर एफिशिएंट। समझ रहे हो आप, जहाँ आप लूप से काम कर रहे हो वहाँ आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी पूरा का पूरा आंसर आपको मिल रहा है। सो इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन दी साइज, राइट, साइज ऑफ फंक्शन एज एन इनपुट साइज एन आई एम टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ गाइज, और उस असाइनमेंट को आपको करना है। आपको क्या करना है, जो अप्रोच 3 है ना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना है। द वे वी हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप निकालो और वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपने क्या निकाला हुआ है, कैसे किया हुआ है इसको, ठीक है। एंड इफ़ यू विश कि यार ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है देन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस ऑल्सो। बट यार मेरे को चाहिए कि यार आप इसको काम करो ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपन एक ये देख लेते हैं कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो आप एक एज्यूम कर लो कि यार आपका जो CPU है इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा इमेजिन करके चलो। अब अप्रोच 1 में देखते हैं अपन, जिसमें ऑर्डर ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ 1 जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो इसमें इसको कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार एक टास्क को कंप्लीट करने में 3 सेकेंड लगता है, तो यार ये एक टास्क ही तो है, इसको कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, मैंने बोला 3 सेकेंड का टाइम। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल जब मैं ऑर्डर ऑफ n के ऊपर जा रहा हूँ तो ऑर्डर ऑफ n में डिपेंड कर रहा है ये बेसिकली नंबर ऑफ n के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ साइज के ऊपर। मतलब अगर आपका n का साइज 5 है तो जो अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई अपन ने जो किया हुआ है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट 3 सेकेंड लेगा। बट ये 3 सेकेंड कितनी बार लेगा, ये 5 टाइम्स लेगा। इसका मतलब ये 15 सेकेंड्स में मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करके देगा। अब ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ये अगर आप एक ग्राफ पे देखते हो तो यहाँ पे देखो ये जो साइड है आपको, ये साइड आपको डिनोट कर रही है सेकेंड्स और ये नंबर ऑफ इनपुट्स को हमारा डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके हिसाब से बोलता हूँ कि यार मेरे को एक पर्टिकुलर टास्क है ना, जैसे मेरा यही वाला एक टास्क था जो मैं सम कैलकुलेट कर रहा था एक फॉर्मूले के थ्रू, वो मेरे को 3 सेकंड लग रहा है। तो मैंने बोला कि यार ये 3 सेकंड में यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार जो दूसरा वाला टास्क है उसमें इनपुट साइज 3 हो गया, तो जो इसको टाइम लगेगा वो बेसिकली हमारे को लग जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे से देखो जो आपको फंक्शन है ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। तो फंक्शन 1 हमेशा एक कांस्टेंट टाइम में ही आपका कंप्लीट होगा, वेरेस फंक्शन 2 का टाइम एज पर दी इनपुट साइज ये आपका बढ़ता जाएगा। यही चीज़ है गाइस जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर ये आपको अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो दूसरों के साथ, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो सब्सक्राइब कर लो